नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है जीमन इफेक्ट। हम जीमन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखो हम यहाँ बिना कोई बकवास हम कोई करते यहाँ है नहीं, हम सीधा काम की बात करते हैं और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट अच्छा लगे तो देखो कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है ना। और अच्छा नहीं लगे तो भी मुझे बताओ कि अच्छा किस वजह से नहीं लगा, ताकि मैं उस चीज़ में सुधार कर सकूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम आज पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट होता क्या है वो चीज़ पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे जीमन इफेक्ट कितने तरीके का होता है। नॉर्मल जीमन इफेक्ट, वीक जीमन इफेक्ट, जिसको हम एनोमलस जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट। वीक फील्ड जीमन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एनोमलस जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड जीमन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैक इफेक्ट भी बोलते हैं। इस चीज़ के बारे में भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डिटेल्ड में भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तीनों का डिफरेंस मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे पूरा डिटेल्ड में, नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होता है, फिर वीक फील्ड जीमन इफेक्ट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में स्ट्रॉन्ग फील्ड जीमन इफेक्ट क्या होता है। समझ में आया। तो आज की क्लास में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का करेंगे, नॉर्मल जीमन इफेक्ट का करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एनोमलस जीमन इफेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। और फोर्थ जो हम आज पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा सिग्मा एंड पाई कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोलाइन्स, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जीमन इफेक्ट क्या होता है। जीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ना स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग होती है उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो लेकिन देखो इस चीज़ को ना मैं आगे पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप ध्यान से समझो। देखो 11th-12th में आप पढ़ते आ रहे होंगे क्या। अब जैसे मान लो मेरे पास ये n=1 है और ये मेरे पास n=2 है। तो यहाँ से ट्रांजिशन होता है। तो मैं यदि स्पेक्ट्रल एटॉमिक स्पेक्ट्रल लूँगा तो मुझे एक स्पेक्ट्रल लाइन मुझे नज़र आएगी स्पेक्ट्रम में। समझ में आया, कोई बात है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो ये नॉर्मल था, हम जानते हैं, ठीक है। बाद में देखो क्या हुआ, अब हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ा था। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से भी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। समझ में आया। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से भी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। अब गौर से सुनना, देखो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन मुझे मिल गई, लेकिन जब हाई रेजोल्यूशन में ना इस को देखा गया तो ये एक लाइन नहीं थी, ये एक्चुअली में क्या थी, बहुत सारी लाइन मिली। मान लो हमें 2 लाइन मिली, मान लो एज्यूम करके चलो, ठीक है। क्या मिली, 2 लाइन मिली। तो 2 लाइन कब मिली होगी, जब ये ट्रांजिशन ऐसे हुआ होगा। समझ में आया। तो वे जो 2 लाइन हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में मिली तो वो किसकी वजह से थी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से। जो एटॉमिक एनर्जी लेवल से उसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना। जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है। तो 2 स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलती है। समझ में आगे बात, ये ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, जब इस एटम को ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा, किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो हमें और ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिली। क्या मिली, और ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिली। तो भाई ये ऐसा क्यों हुआ है, वो एक्चुअली में हुआ क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना, ये जो एनर्जी लेवल्स थे ये मेरे फर्दर स्प्लिट हो गए। समझ में आया, ये क्या हो गए, फर्दर स्प्लिट हो गए। तो मुझे और ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे रिसीव हुई। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, तो वही है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग हुई है ना स्पेक्ट्रल लाइंस की, पहले तो मान लो 1 मिल रही थी, अब 2 मिलने लगी मान लो। समझ में आया या नहीं है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट बोलते हैं। किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, वो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो जीमन इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मली बताया, देखो एक पी से एस में ट्रांजिशन हुआ, ये नॉर्मल स्पेक्ट्रा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड में तीनों का ये जो एनर्जी लेवल था ना, पी सिंगल था। समझ में आया। अब देखो इसका तुम हम वैसे बेसिकली हम निकाल सकते हैं ना, ई एन इज इक्वल टू कुछ -13.6 अपॉन में
एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये निकाल सकते थे, एक ही लाइन था एन के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो मान लो ये 2p था और ये क्या था मेरे पास 1s था, तो 2 से 1 में आया ना, तो इसका हम एनर्जी निकाल सकते थे, इस लेवल का एनर्जी निकाल सकते थे। ये नॉर्मल स्पेक्ट्रा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा, जो n=2 था, देखो स्प्लिट हुआ या नहीं हुआ, 3 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो गया, तो मुझे देखो और ज़्यादा क्या मिली, स्पेक्ट्रल लाइंस मिली। समझ में आया। अब देखो बेसिकली यहाँ ध्यान से देखना, ये मतलब समझाने के लिए बना है। देखो जिंक सिंगलेट था, है ना। जिंक सिंगलेट में कहने का मतलब है, सिंगलेट कहने का मतलब देखो क्या होता है, S=2 क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, टोटल 0 हो गया ना, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1 तो s की वैल्यू 0 रखोगे तभी तो 1 आएगा, तभी तो सिंगलेट सीरीज आएगी। तो वो कह रहा है, तो जिंक में ना, जिंक लिया जिसमें टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या था, 0 था। उसने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो एक ही लाइन, और जब वीक फील्ड अप्लाई किया, वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो कितने लाइंस में स्प्लिट हो गया, ये 3 लाइंस में हमें मिला। इसी तरीके से सोडियम में 2 लाइन मिली। कब, जब फील्ड नहीं था, तो इसलिए डबलेट कह दिया गया, D1 D2, है ना। डबलेट मिला नहीं मिला, हमें क्या मिला, डबलेट मिला। तो एक का नाम D1 रखा, एक का नाम D2 लिखा। और ये कब, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। समझ में आया। ये D1 D2 इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनते हैं, ध्यान रखना। समझ में आया। अच्छा, अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो D1 था, देखो ये किन पैटर्न्स में स्प्लिट हो गया। समझ में आया। तो ये तो यहाँ पे नॉर्मल पैटर्न था, यहाँ पे ये क्या है, एनोमलस पैटर्न। इसके बारे में बताता हूँ, नाम एनोमलस क्यों पड़ा। अब ये जिंक शार्प ट्रिपलेट, देखो यहाँ पे ट्रिपलेट कहा गया है, समझ में आया। यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हुआ होगा, 1 हुआ होगा, तभी तो 3 आया होगा। जिंक में ओनली 3 पैटर्न शोन, समझ में, ओनली 1 ऑफ द 3 पैटर्न शोन। देखो जिंक में ना 3 पैटर्न मिलते हैं, लेकिन देखो ना फील्ड जब नहीं था तो एक ही दिखाया बस उन्होंने, है ना। ये एक ही से बता दिया, है ना। नहीं तो जैसे यहाँ सोडियम में 2 बना के दिखाए थे, लेकिन जिंक उन्होंने बस ये एक ही है, उसी से समझ में आ जाएगा। जब वीक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो कितने सारे पैटर्न्स मिले। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है। अब देखो स्टार्टिंग में ना, अब देखिए नॉर्मल पैटर्न और एनोमलस पैटर्न को समझो। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, साइंटिस्ट्स ने जब इस चीज़ को देखा तो 3 कंपोनेंट में तो नॉर्मल पैटर्न में स्प्लिटिंग देखते हैं। समझ में आया, ठीक है। नॉर्मल पैटर्न में कितने कंपोनेंट में बढ़ती है स्पेक्ट्रल लाइंस, सिर्फ 3। और एनोमलस पैटर्न में क्या होता है, एनोमलस पैटर्न में 3 से ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस में टूटता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है, 3 से ज़्यादा। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, नॉर्मल इस पैटर्न, अब ये स्प्लिटिंग हो क्यों रही है, तो उसको स्टडी किया और उसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकली क्वांटम मैकेनिकली बताया। तो हमने क्या देखा, स्पिन को, हाँ, जब तक स्पिन का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो स्प्लिटिंग जो था ना नॉर्मल पैटर्न का, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो था ना, उसका इंटरेक्शन हुआ, किसके साथ इंटरेक्शन हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण की में से। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, इन दोनों के इंटरेक्शन से ही नॉर्मल पैटर्न बना। लेकिन जब कुछ एटम्स में देखा गया 3 से ज़्यादा लाइंस आ रही हैं, तो उन 3 से ज़्यादा लाइंस का एक्सप्लेनेशन जब एल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करके एक्सप्लेन किया गया, तो वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। इसी वजह से नाम पड़ गया कि तो एनोमलस पैटर्न है। क्या है, एनोमलस पैटर्न है। बाद में जब स्पिन का कंसेप्ट आया, समझ में आया, तो स्पिन का कंसेप्ट जब बाद में आया, नहीं आया, तो जब हम, तो एल के बारे में हम जानते थे, तो एल और एस मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, अब हम उसकी मदद से एनोमलस जीमन इफेक्ट को स्टडी कर पा रहे थे। समझ में, एक्सप्लेन कर पा रहे थे, कोई दिक्कत है। अब तो बेसिकली नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एनोमलस जीमन इफेक्ट नाम नहीं लेते हैं बेसिकली, तो सीधा जीमन इफेक्ट ही बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ना ये 3 नॉर्मल देखो, नॉर्मल इफेक्ट को पढ़ना नॉर्मल जीमन इफेक्ट में, तो बेसिकली तुम्हें ध्यान रखना है सिर्फ एल को कंसीडर किया गया है, ठीक है। दूसरा, अब जब हम एनोमलस जीमन इफेक्ट की बात करते हैं ना, एनोमलस जीमन
अफेक्ट की जब हम बात करते हैं, एनोमलस जीमन अफेक्ट की जब बात करते हैं, तो इसमें एल भी होता है और एस भी होता है, ठीक है। और ये वीक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड। वीक फील्ड इसको देखो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल और एस का जो कपलिंग होता है ना, वो क्या होता है, बहुत स्ट्रोंग होता है। और बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, बी एक्सटर्नल, जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इनकी कपलिंग को तोड़ ही नहीं पाता। ये कपल करके क्या बनाएंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ही तो बनाएंगे, समझ में आया। तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक होता है कि एल और एस की कपलिंग को तोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से बोलते हैं एनोमलस जीमन इफेक्ट। यदि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाए तो एल और एस की कपलिंग को तोड़ देगा, डिसरप्ट कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोंग जीमन इफेक्ट, है ना, स्ट्रोंग फील्ड जीमन इफेक्ट होता है, जिसको हम पास्चन बैक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पास्चन बैक इफेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं इन चीज़ों की। अब देखो जीमन इफेक्ट, तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट या एनोमलस जीमन इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड इफेक्ट, या पास्चन बैक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड जीमन इफेक्ट। अब गौर से आप चीज़ों को ध्यान देखो, इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट को एक एक पॉइंट को पढ़ना, देखो ये चीज़ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी आसानी से। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या है, इट इज़ द स्प्लिटिंग, क्या है, स्प्लिटिंग है, किसकी, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग है ना, बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, समझ में आया। अब इस बात को ना आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जिन एटम्स में एस क्या है, मेरे पास जीरो है, क्या है, एस की वैल्यू जीरो, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो, तो उसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा नहीं। उन एटम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, समझ में आगे बात। हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आई हो, आगे भी मैं इसको थोड़ा जब हम मैथमेटिकली करेंगे तब वो ज़्यादा समझ में आएगी। तो इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट में। वीक फील्ड या जीमन में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, कोज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, और कंबाइंड, क्या कंबाइंड, ऑर्बिटल एंड इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। एल और एस के कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, उसका इंट्रैक्शन किसके साथ, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है ना, समझ में आया। तो एनोमलस जीमन इफेक्ट होता है, लेकिन बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, वो इतना वीक होना चाहिए कि वो एल और एस की कपलिंग को तोड़ ना पाए, समझ में आ गई बात। और एल और एस कपल करके मुझे क्या देंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम देंगे, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब यदि एल और एस की कपलिंग क्या हो जाए, टूट जाए, डिसरप्ट हो जाए, कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, तो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जीमन इफेक्ट होगा। ये बात भी मैंने लिखी है, नीचे लिखी है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, ऑब्जर्व्ड एट जीरो इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट, वही मैं कह रहा हूँ, जीरो इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट पर इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, समझ में आया। ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन होगी ना, तभी हम एनोमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अन्यथा हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझ में आई बात। नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग में क्या होता है, थ्री कंपोनेंट, थ्री स्पेक्ट्रल लाइंस में ही टूटता है, वन स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू थ्री कंपोनेंट्स। जबकि एनोमलस जीमन इफेक्ट की बात कर लो या पास्चन बैक इफेक्ट की बात कर लो, डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स में स्प्लिटिंग होती है, तीन से ज़्यादा में स्प्लिटिंग होती है, इसमें भी और इसमें भी, समझ में आया। एल और एस देखो इसमें भी होता है, एल और एस दोनों, एल और एस वीक में भी होता है, एल और एस स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, समझ में आया। वही मैंने आपको बताया, इसमें मल्टीप्लेट सीरीज मिलेंगी हमें, समझ में आया, क्या मिलेंगी, मल्टीप्लेट सीरीज मिलेंगी। अब जैसे बताया एस की वैल्यू नॉर्मल में जीरो होगी तो ये जीरो हो गया, तो सिंगलेट सीरीज मिलेंगी, इसमें एस की वैल्यू जीरो नहीं होती तो मल्टीप्लेट सीरीज मिलेगी। सेम केस यहाँ भी है, मल्टीप्लेट सीरीज हमें मिलेंगी, कोई डाउट है। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, देखो मैंने उस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेट्स ओवर द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है ना। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ना का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। एल एंड एस आर नॉट सेपरेटली कंजर्व्ड, यस ये देखो सेपरेटली कंजर्व्ड नहीं होते, ओनली द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। देखो स्पिन एल और एस की कपलिंग को डिसरप्ट नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, तो एल और प्लस एस मुझे क्या देते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम देते हैं। और यही मेरा क्या होता है, कंजर्व होता है। ये सेपरेटली कंजर्व नहीं होते, इंडिविजुअली कंजर्व नहीं होते। अब एक इंपॉर्टेंट सर का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, उसने दिया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअली किस केस में कंजर्व होते हैं, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में कंजर्व होते हैं, एनोमलस जीमन इफेक्ट में कंजर्व होते हैं, पाश्चन बैक इफेक्ट में कंजर्व होते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो किस में एल और एस जो होते हैं ना इंडिविजुअली क्या नहीं होते, कंजर्व नहीं होते। समझ में आया, एक साथ कंजर्व होते हैं कब, इस वीक फील्ड में, क्योंकि वो कपलिंग टूट नहीं पाई ना। समझ में आया ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ध्यान रखना। पाश्चन बैक इफेक्ट ओकर्स व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कपलिंग को तोड़ देता है। जब एल और एस की कपलिंग तोड़ दी तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा, ये इंडिविजुअली कंजर्व रहेंगे। समझ में, एल एंड एस आर सेपरेटली कंजर्व क्योंकि इनकी कपलिंग हो नहीं पाती, दे इंडिविजुअली प्रिसेज अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये ना एल और एस इंडिविजुअली प्रिसिएशन करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। कोई डाउट यहाँ तक, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, लेकिन डिटेल्ड में ना मैथमेटिकल डिस्कशन हम एनोमलस जीमन इफेक्ट का अगली क्लासेस में करेंगे, फिर उससे अगली क्लासेस में पाश्चन बैक इफेक्ट का करेंगे। ठीक है, आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे सिर्फ नॉर्मल जीमन इफेक्ट का। दूसरी बात देखो, नोट करने वाली बात यह है, व्हेन एस इज जीरो, जब एस जीरो होगा तो नॉर्मल हो या वीक हो, देखो एस जीरो हो गया, एल बचा, एस जीरो हो गया, एल बचा, यहाँ ऑलरेडी एल था ही, तो दोनों इफेक्ट वीक एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्या हो गए, इक्विवेलेंट इतना हो गए। समझ में आया। तो जब एस जीरो होता है यानी स्पिन स्टेट जीरो होती है, उस केस में नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट ही हमें वो देखने को मिलता है, ये दोनों देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आया। दूसरा, नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग इज ऑब्जर्व्ड इन सिस्टम्स विद क्लोज्ड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोज्ड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होगा, क्योंकि क्लोज्ड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही मेरे पास क्या होगा, टोटल एस कितना आएगा, मेरे पास जीरो आएगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट एक थ्योरी का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैं वो आपको डिस्कस करा रहा हूँ, आपको हार्डली किसी बुक में मिलेगा। मैंने 3-4 बुक्स का एकदम निचोड़ करके ना उनको कंपाइल किया हुआ है यहाँ पे। समझ में आई बात, तो ध्यान रखना। इट इज़ इन जनरल ट्रू फॉर ऑल एटम्स, ध्यान रखना है ये सभी एटम्स के लिए ट्रू है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लेना तो कितने, एक लाइन 3 इक्वी स्पेस्ड कंपोनेंट्स में ही स्प्लिट होगी, इक्वल स्पेसिंग होगी लाइंस के बीच में। इक्वल स्पेसिंग जब हम मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे तब समझ में आएगा, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल जीमन इफेक्ट। जब एक लाइन 3 कंपोनेंट में स्प्लिट होती है, व्हेन वी कंसीडर ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देन दैट स्प्लिटिंग इज कॉल्ड नॉर्मल जीमन इफेक्ट। समझ में आया। और नॉर्मल जीमन इफेक्ट को हम क्लासिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब जब 3 से ज़्यादा में स्प्लिटिंग होने लगी थी ना, तो साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पाए कि इसको अब एक्सप्लेन कैसे करें। तो जब स्पिन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये 3 से ज़्यादा जो स्प्लिटिंग हो रही थी स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसको भी एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन कब, क्वांटम मैकेनिकली, क्योंकि स्पिन इज अ क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट की, इसका हम मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखो, मान के चलो सपोज एन एटम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक एटम रख दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन है, मान के चलते हैं ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान के चलते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में अपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अप्लाई किया, तो मान लो जेड डायरेक्शन है। ठीक है, इसको जनरलाइज कर किया गया, आप देखोगे ऑलमोस्ट हर बुक्स में यही मिलेगा, जनरलाइज्ड कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करता है, तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है, तो उसका जो मैग्नेटिक एनर्जी का हैमिल्टोनियन होगा वो क्या होगा, यही तो होगा। ये 11th में भी, 12th में भी आपने पहले इसमें पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। तो ये क्या डॉट प्रोडक्ट है, किसका डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक मूवमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ मैंने एल लिखा हुआ है, ये सेम कंसेप्ट यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं ये लिख दूँ ना जे,
डॉट पी, यही मेरे पास एनोमलस जीवन अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जे में एल और एस इंक्लूड हो गए। समझ में आया या नहीं आया? तो जहाँ भी एल है ना, वो नॉर्मल जीवन स्प्लिटिंग की बात हो रही है। अब आप इसको जे को नॉर्मल स्प्लिटिंग कंसीडर कर सकते हो, इसका एज्यूम कर लेंगे कि जीरो है ना, तो जे का जे बराबर किसके आ गया, एल के। ठीक है, खैर छोड़ो, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ये चीज़ आई। तो ऑर्बिटल एंगल जो मेरे पास ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है ऑर्बिटल, इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस, ये लैंडेजी फैक्टर होता है E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये मेरे पास क्या होगा, डॉट, ये बी हो गया। इसका मैंने ऑलरेडी प्रूफ कराया है, शायद 3rd या 4th लेक्चर में होगा, वो आप देख सकते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, पोटेंशियल एनर्जी है ना इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। अब माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, जीएल, ये हो गया एल डॉट बी हो गया। जीएल का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए कितनी होती है, जीएल की वैल्यू 1 होती है। और देखो लैंडेजी फैक्टर जो होता है ना, इसका भी मैंने प्रूफ कराया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस, ये चीज़ मैंने कराई है। ठीक है ना, इसको देख लेना, ये ऑलरेडी लेक्चर्स में है, पुराने लेक्चर्स में। तो जेएल का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कितना था, 1, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 1। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, के, बी के कैप है, तो जेड डायरेक्शन में अप्लाई क्या है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है ये, है ना, क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट है। तो देखो ये क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन के कैप है ना, समझ में आया नहीं है। तो यहाँ भी एल जेड का जो के कंपोनेंट होगा ना, उसका ही डॉट प्रोडक्ट होगा, तो जाके जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, एल जेड बी मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, हैमिल्टोनियन मेरे पास देखो क्या आ गया, ये 1 हो गया, E/2 बी एल जेड, कोई दिक्कत है। अब इस हैमिल्टोनियन को आ गया। अब देखो टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ एन एटम इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, H इज इक्वल टू एच नोड प्लस UM। अब देखो ये क्या, अनपर्टर्ड। अनपर्टर्ड कहने का मतलब है ये हैमिल्टोनियन, देखो क्या देगा मुझे, ये हैमिल्टोनियन वो है जब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा था। अब जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एनर्जी में चेंज आया, तो एनर्जी में कितना चेंज आया वो हमने ऐड करके यहाँ पे लिख लिया, ये हैमिल्टोनियन होगा। एनर्जी देखो क्या होती है, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। तो एवरेज हमने लिया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिया, तो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी देती है। तो देखो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये कब आता है, ये हमारे पास जब आता है जब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम नहीं रखते हैं बेसिकली, तो हमारे पास यही तो एनर्जी होती है, -13.6/n²E/V। ये कंसेप्ट होता है या नहीं होता है, जानते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमने आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये अब देखो इसका वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे ना, E/2m बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, और एल जेड हो गया। और एल जेड का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है ना, एल जेड का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल नंबर है, क्वांटम नंबर है, और ये एच कट, समझ में आया, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये एच कट, H/2 इसकी वैल्यू होती है सिंपली, कोई दिक्कत है। अब देखो E(H/2m) क्या होता है, बोर मैग्नेटन होता है ये हमारे पास। ठीक है, अब इन दोस्त की मैंने बोर मैग्नेटन लिख लिया, ये ml मेरे पास यहाँ आ गया, B मेरे पास ये आ गया। तो ये मेरे पास एनर्जी आ गई किसी भी लेवल की, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, व्हेन वी ओनली कंसीडर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ml का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, L से लेके L-1 0.0 L होता है, यानी द चेंज इन द एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर एनल स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चेंज क्या होगा, देखो पहले एनर्जी, देखो ऐसा, इसको ऐसे समझो, पहले ये nth स्टेट थी, तो इसका एनर्जी कितना हो गया, En हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस स्टेट की एनर्जी बदल गई, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो इस स्टेट की एनर्जी में देखो कुछ चेंज आया, प्लस हुआ है ना कुछ। अब ml का वैल्यू, अब मान लो देखो n इज, ये मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं, अब मान लो ये 2p है ना, क्या है 2p, n की वैल्यू 2 होगी, p, तो l का वैल्यू 1 है, तो l का वैल्यू 1, ml कितना होगा 1 0 -1, समझ में आया नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, देखो 3 उसमें बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, तो जितनी वैल्यू ml की होगी उतनी में बढ़ जाएगा। तो जो डिफरेंस आया है, क्या है, डिफरेंस आया है। तो आप इस चीज़ को, आप देखो मान लो ये ml की वैल्यू है ना पर्टिकुलर, तो देखो पहले तो En ये था, अब एनर्जी कितनी हो गई है, E आ गई। ठीक है, तो इस E में से ये En में घटा दूंगा तो कितना शिफ्ट आया, ये शिफ्ट आया नहीं आया,
ये वाला शिफ्ट आया, तो वही है, इसको इधर लेकर चले जाओ, माइनस कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना ऊपर एनर्जी लेवल शिफ्ट हो गया। एनर्जी लेवल कितना शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, एनर्जी लेवल इतना ऊपर की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखो यदि GL की वैल्यू 1 नहीं होती तो यहाँ GL भी आ जाता हमारे पास, लैंडी फैक्टर। कोई डाउट है? बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सिंस ML हैज़ 12 + 1 वैल्यूज राइट फ्रॉम -L to L, सो गिवन लेवल इज स्प्लिट इनटू 2L प्लस सब लेवल, तो 2L प्लस लेवल में वो बट जाएगा, क्योंकि ML का कितना वैल्यू होता है, 12 + 1 वैल्यू होता है ना। ठीक है, तो 12 प्लस सब लेवल्स में बढ़ जाएगा। अब देखो ये एग्जांपल से मैं भी इस चीज़ को समझाऊंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एग्जांपल भी लेंगे जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो 12 प्लस सब लेवल्स में। अब देखो जब B का वैल्यू 0 होगा तो कोई शिफ्टिंग होगी नहीं, एनर्जी लेवल की कोई शिफ्ट नहीं होगी, किसी में भी स्प्लिट नहीं होगा, वो तो ऑल दीज स्टेट हैव द सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजेनरेट। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, तो हर एक लेवल 2L + 1 में स्प्लिट हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट है? अब जैसे मेरे पास 2p लेवल है ना, क्या लेवल है, 2p, तो L का वैल्यू यहाँ है कितना एक्चुअली में 2, तो ML कितना आ गया है ना, ठीक है, ओ सॉरी L का वैल्यू 1 होता है ना, माफ़ी चाहूँगा, तो ये L का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ML कितना आ गया -1 0 और 1। ठीक है, तो L का वैल्यू 1 है, तो इस L का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 + 1 आ गया 3, तो 3 लेवल्स में बढ़ गया, ऊपर मैंने बताया था इस चीज़ को। ठीक है, तो -1 0 1 ये 3 उसमें बढ़ गया, तो 3 लेवल्स में बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। और एडजेसेंट लेवल डिफर्स इन एनर्जी बाय इक्वली स्पेस्ड। अब देखो ये कॉन्स्टेंट ही तो है ना, स्टैटिक मैग्नेट फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे थे, कॉन्स्टेंट है तो इक्वली स्पेस्ड में बटेगा। अब आप देख सकते हैं इक्वली स्पेस्ड में क्यों बटेगा, क्योंकि ML का डिफरेंस देखो, जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज होगी ना L की वो ML की, उसमें 1 का ही तो डिफरेंस होता है। तो इसमें जब इससे मान लो 1 लिखा, फिर -1 लिखा, 0 लिखा, 2 1, तो ML का जो कंसेक्यूटिव वैल्यू होगा ना, ML का +1 का डिफरेंस होता है उसमें, तो डिफरेंस कितना आएगा μB का। तो जो एनर्जी लेवल्स होंगे ना, वो कितने एनर्जी से डिफर करेंगे, μB, ये बोर मैग्नेटन है और B का वैल्यू है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं आता है? तो सिलेक्शन रूल्स की यदि हम बात करें तो सिलेक्शन रूल्स देखो क्या होता है, सिलेक्शन रूल्स फॉर नॉर्मल जीमन इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट का जो सिलेक्शन रूल है हमारे पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कितना +- का 1 का चेंज होना चाहिए, और मैग्नेटिक में कितना 0 +- 1 का चेंज होना चाहिए। ठीक है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द चेंज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है, तो n केस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितना भी चेंज हो सकता है। कोई डाउट है यहाँ तक? इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें समझ में आया या नहीं है? अब देखो ये 1 में एक देखो डेल L 1 है, तो डेल ML 0 +- 1 ही आएगा, क्योंकि L का वैल्यू इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। समझ में? L का वैल्यू 2L है, तो ML का वैल्यू 2L मैक्सिमम होगा और मिनिमम -2 होगा। तो देखो इसी से ये चीज़ आया। अब ये चीज़ एक्चुअली में है ऐसा क्यों, ये क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही तो है ये। तो देखो इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन हम थ्योरेटिकली इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो थर्ड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट को भी करते हैं हम। देखो द सिलेक्शन रूल कैन बी जस्टिफाइड फिजिकली by invoking the conservation of angular momentum because photon ordinarily carries 1 unit of angular momentum। फोटोन का एंगुलर मोमेंटम 1 ही तो कैरी करता है, तो दोनों साइड कंजर्व होगा। यहाँ 1 है तो देखो यहाँ भी कितना होगा, मान लो 1 होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो डेल एल जो मेरे पास है, ठीक है, वो ये ऑर्बिटल मैंने एक्चुअली में कंसिडर किया है, ऑर्बिटल, तो डेल एल इज इक्वल टू +- के 1 चेंज होगा मेरे पास। समझ में आया या नहीं आया अभी? ठीक है, यदि नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली जब कभी हम रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट पढ़ेंगे तब इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये पाई कंपोनेंट सिग्मा कंपोनेंट में आगे भी डिस्कस करूंगा, फिलहाल के लिए बता दूं, जब स्पेक्ट्रल लाइंस में ट्रांजिशन होगा तो डेल ML 0 कोरस्पॉन्ड्स टू पाई कंपोनेंट्स और डेल ML +- कोरस्पॉन्ड्स टू सिग्मा कंपोनेंट्स। बस ये नाम याद रख लो, अभी हम नीचे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे आगे, तो उसमें क्लियर हो जाएंगी चीज़ें सारी। अब देखो यहाँ ध्यान से, इस चीज़ में अब आएगा ज़्यादा आपको क्लियरिटी। देखो 2p से 1s में ट्रांजिशन कंसीडर करो, तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो देखो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो ये कुछ एनर्जी
आप हम निकाल सकते हैं इस लेवल का भी और इस लेवल का भी। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसका तो उस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया म्यू नॉट, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। देखो P इज इक्वल टू 2P है, तो L का वैल्यू मेरे पास कितना है? 1 है। L का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 1 आया या नहीं आया? ठीक है, देखो L का वैल्यू 1 आ गया ना, तो ML का वैल्यू कितना आएगा? -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो उसी तरीके से ना इसकी तीन एनर्जी का 3 वैल्यू आ गया, तो सबसे ऊपर वाला ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, अब देखो जब मैं यहाँ पे ML का वैल्यू 0 रखूँगा तो ये सिंपली EN आएगा, और ये वाला लेवल कितना आएगा? EN माइनस के म्यू बी। यहाँ ML का वैल्यू +1 होगा, तो इस लेवल की एनर्जी आएगी EN हमारे पास प्लस म्यू भी आएगी। अब देखो एनर्जी लेवल्स में इक्वी स्पेस्ड है या नहीं है? म्यू बी का डिफरेंस ही तो है, इक्वल स्पेसिंग है। वही चीज़ हमने ऊपर भी आपको डिस्कस की थी। कोई डाउट है यहाँ तक? होपफुली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमने अब देखो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कितना होगा। देखो जब ये यहाँ से ये तो म्यू नोड है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, स्प्लिटिंग हुई, तो फ्रीक्वेंसी म्यू नोड प्लस म्यू हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आया या नहीं है? एडिशन हुआ, और यहाँ पे एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट मिल रही है, कम फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, तो प्लस डेल म्यू है कितना? अब आप एक मिनट देखो, इन दोनों में एनर्जी में है डिफरेंस कितने का? म्यू बी का ही तो डिफरेंस है, तो इन दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस की एनर्जी में डिफरेंस कितना आएगा? म्यू बी यही तो होगा। समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। एनर्जी एच म्यू एल डेल म्यू ये मेरे पास हो गया। ठीक है, अब म्यू बी का यदि आप वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, है ना। यहाँ पे मैं ना एच कट को h/2 करूँगे तो एच से ये कट जाएगा, तो ये आएगा, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, ये फ्रीक्वेंसी तो है, तो फ्रीक्वेंसी कहीं तो यूनिट है। अब यदि वेव नंबर की टर्म्स में लिखूं तो वेव नंबर्स में क्या, वेव नंबर क्या होता है हमारे पास? 1 में डेल लैम्डा लिखूंगा ना। वेव लेंथ में शिफ्ट कितना होगा? वेव लेंथ में शिफ्ट होगा डेल म्यू अपॉन में सी। समझ में आया? तो या इसको हम वेव नंबर के टर्म्स में 1 में लैम्डा वेव नंबर ही तो होता है, तो इस चीज़ को यहाँ पे वेव नंबर के टर्म्स में लिखेंगे, यहाँ पर बार लगा देंगे। फ्रीक्वेंसी ये रहा, ये वेव नंबर के टर्म्स में लिखा है, आप इसको ध्यान रखना। तो देखो म्यू में क्या सी से ही तो डिवाइड किया, तो इसको मैंने सी से ही डिवाइड किया है, तो इस सी से डिवाइड किया, तो ये जो पूरा ये आता है ना, इसको हम 1 लोरेंज यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 लोरेंज यूनिट। इस चीज़ को एल डैश से भी लिखा जाता है। तो आपको घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब यदि एनर्जी जो शिफ्ट मैंने निकाला था ना, उसको यदि लोरेंज यूनिट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो जो एनर्जी में देखो चेंज आया था, हमारे पास कितना एनर्जी में चेंज आया था? ये हमारे पास म्यू बी ML बी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं देखो क्या लिखूँगा? ई एच कट अपॉन में 2m ML बी। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, अब देखो ई बी अपॉन में 2m, ठीक है ना। अब गौर से देखना, तो ई मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ई बी अपॉन में 2mc। अब देखो मैंने इसको क्या किया ना, एक्चुअली में एच कट को मैं क्या लिख सकता हूँ? h अपॉन में 2 है ना, और c देखो नीचे लगा है तो c मैं ऊपर भी लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ ML बी। कोई डाउट है? तो देखो इस चीज़ को मैं बनाया मैंने, देखो क्या लिखूंगा? ई बी अपॉन में 4πmc, ई बी 4πmc। समझ में आया? और ये हमारे पास देखो क्या है, HC ML। ठीक है ना, ये सॉरी ये एक्स्ट्रा लिखा गया भी यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया। अब देखो ये मेरे पास क्या है? लोरेंज यूनिट है। क्या है ये? लोरेंज यूनिट है। तो मेरे पास जो एनर्जी आई ना, एनर्जी मेरे पास आ गई HC ML, और यहाँ मैं L डैश इन टर्म्स ऑफ लोरेंज यूनिट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जब हम इसको हम
टर्म वैल्यू में लिखते हैं। तो टर्म वैल्यू क्या होती है, एनर्जी को एच से तो डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास टर्म वैल्यू भी आ गई। तो आप टर्म वैल्यू देखो निकाल सकते हैं, टर्म वैल्यू है ml L डैश, ये मेरे पास टर्म वैल्यू। समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पाई एंड सिग्मा कंपोनेंट्स की। तो पाई और सिग्मा कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, अब देखो जो स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हो रही है ना एटम से, उनको हम दो तरीके से व्यू कर सकते हैं। एक तो जिस डायरेक्शन में अपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो द लाइट कैन बी व्यूड परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? अब दोनों केस को हम कंसीडर करेंगे। देखो, व्हेन लाइट इज व्यूड पैरेलल टू द फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल व्यू करेंगे तो सिर्फ हमें एक ही लाइन नजर आएगी। ठीक है ना? नहीं, एक लाइन नहीं, दो लाइन नजर आएगी। लाइट जब हम पैरेलली व्यू करेंगे तो हम जो सिंगल लाइन होती है ना वो दो में स्प्लिट हुई नजर आएगी। कैसे? देखो, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी म्यू नोड है, इसके लेफ्ट और राइट में हमें दो लाइन नजर आएंगी। समझ में आया? म्यू नोड माइनस डेल म्यू और म्यू नोड प्लस डेल म्यू वाली, व्यूड पैरेलल टू द फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलली व्यू करेंगे। अब यही सिग्मा माइनस और सिग्मा प्लस है। सिग्मा कंपोनेंट का मतलब समझ में आया? और जो ओरिजिनल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं पाई कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? पाई कंपोनेंट। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में कि जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल व्यू करते हैं स्पेक्ट्रम को तो हमें कौन सी लाइन नजर आती है? सिग्मा कंपोनेंट ही नजर आते हैं, पाई कंपोनेंट नहीं नजर आता। तो ओरिजिनल लाइन नहीं दिखती हमें, हमें क्या दिखता है? समझ में आया? दो कंपोनेंट दिखते हैं, एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला और एक कम फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, और ओरिजिनल लाइन दिख नहीं रही है, वो पोलराइज्ड नहीं होती, वो पोलराइज्ड लाइट नहीं होती। बट द अदर टू कंपोनेंट्स आर सर्कुलरली पोलराइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड होते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? तो मान लो ये इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ आ रहा है, इस वाले को देखो लगेगा तो घूमता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरा आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हेन सर्कुलरली कंपोनेंट्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट के दौरान सर्कुलरली कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कब दिखते हैं? व्हेन स्पेक्ट्रम इज व्यूड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के व्यू करेंगे तब दिखता है। समझ में आया? और ओरिजिनल लाइन नहीं दिखती, वो पोलराइज्ड नहीं होती। जब लाइट को हम परपेंडिकुलरली व्यू करते हैं तो तीन कंपोनेंट हमें दिखते हैं लाइट के। अब ये तो पहले भी दिख रहे थे, अब ये वाला भी दिखने लगा। समझ में आया? ये वाला भी दिखने लगा, पाई कंपोनेंट जो तो ओरिजिनल, ये भी दिखने लगा। कब? जब हम परपेंडिकुलरली व्यू करते हैं। समझ में आया? तो परपेंडिकुलर व्यू में क्या होता है? तीनों कंपोनेंट प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। जब हम पैरेलल व्यू कर रहे थे ना लाइट को, क्या व्यू कर रहे थे? पैरेलल व्यू कर रहे थे जब हम, उस केस में सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट दिख रहे थे, सिग्मा कंपोनेंट। देखो यहाँ पर डेल एम एल किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? 0, यानी पाई कंपोनेंट के लिए। पाई कंपोनेंट कब मिलेगा? इसके लिए ओरिजिनल है ना, अब देखो तभी तो मिलता है पाई कंपोनेंट। ओरिजिनल लाइन कब मिलती है? 0 से 0 ट्रांजिशन जब होता है। हमने ऊपर भी इस बात को देखा। ठीक है, आपको हम फिर से इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो 0 से 0 में, ये जो 0 से 0 है यही तो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और ये कब हो रही है? जब डेल एम एल चेंज कितना आ रहा है? चेंज कितना आ रहा है? 0 का चेंज आ रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया पाई कंपोनेंट। अब समझ में आया डेल एम एल इज इक्वल टू 0 पाई कंपोनेंट क्यों कहा? पाई कंपोनेंट क्या है? ये वो कंपोनेंट है जो ओरिजिनल है। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, हम इस एग्जांपल को भी भली भांति देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन क्या हुआ है? 2p, और ये क्या है? 3d। तो 3d से 2p में ट्रांजिशन हुआ, एक लाइन हमें मिली। अब देखो d का वैल्यू कितना होता है? d का वैल्यू हमारे पास होता है 2, है ना? d का वैल्यू कितना होता है? 2। तो ml का वैल्यू कितना? d का वैल्यू 2 होता है, l का वैल्यू 2 होगा, तो ml कितना होगा? +2 +1 0 -1 -2। p का वैल्यू कितना होता है? 1, तो +1 0 -1। तो जब हमारे पास, हमने देखो पीछे भी अभी देखा, तो डेल एम एल में जब चेंज कितना होगा? 0।
चेंज कितना होगा 0, तो कौन सा कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट। अब देखो 2 से समझ में आया, तो डेल एल में एम एल में क्या प्लस माइनस के 1 का चेंज होगा। अब तो क्या होगा सिग्मा कंपोनेंट है ना। अब देखो 2 से 1 में आया तो 2 में से 1 घटा दो 1 आया, तो ये अब देखो ये इन तीनों की एनर्जी एक ही तो है, 2 से यहाँ 1 आया, देखो शिफ्ट सेम है ना, तो ये मुझे एक ही लाइन नज़र आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना, बंच ऑफ में। तो ये 3 कंपोनेंट मुझे नज़र आए, तो यहाँ पे डेल एम एल -1 चेंज है, यहाँ इन तीनों का 0 है और यहाँ पे ये है, तो ये मेरे पास एक्सप्लेनेशन हुआ। समझ में आ गया होगा आपको होपफुली, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया जब हम पैरेलल व्यू करते हैं तो पैरेलल व्यू में 2 ही कंपोनेंट दिखाई देंगे, ठीक है, जो सिग्मा कंपोनेंट्स हो गए, पाई कंपोनेंट नहीं दिखाई देगा। जब हम परपेंडिकुलर देखते हैं, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर में हमें तीनों कंपोनेंट दिखाई देंगे। अब देखो, अब जैसे हमने कहा कि प्लेन पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं प्लेन पोलराइज्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, ठीक है, हम व्यू कैसे करोगे, तुम व्यू कर रहे हो उसको ऐसे, तो परपेंडिकुलर व्यू हुआ। अब देखो जो सेंट्रल लाइन है ना उसमें लेकिन जो वाइब्रेशन होते हैं ना पैरेलल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो देखो वाइब्रेशंस भी इसमें ऐसे हो रहे हैं, जबकि इन दोनों के वाइब्रेशंस क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स के परपेंडिकुलर हैं। तो द 3 कंपोनेंट्स आर प्लेन पोलराइज्ड बट वाइब्रेशंस ऑफ द सेंट्रल लाइन, जो सेंट्रल लाइन की वाइब्रेशन आर पैरेलल, क्या है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइल दोज ऑफ द आउटर वंस आर परपेंडिकुलर, जबकि जो दूसरे हैं उनके क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इसी से ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाता है खत्म, नॉर्मल जीमन इफेक्ट मेरा खत्म हो जाता है। बारीकी से मैंने आपको बताया, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हो बताने में, आप उसको फिगर आउट करो और मुझे बताओ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनोमलस जीमन इफेक्ट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।